आमनामा सिने इंक की इस पॉडकास्ट सीरीज के 5वें प्रोग्राम के साथ मैं परवेज आलम आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आदाब, नमस्कार। एप्पल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई, गूगल पॉडकास्ट, जियो सावन, यूट्यूब और कई बड़े डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ये सीरीज नश्र की जा रही है। दुनिया भर में लोग इसे सुन रहे हैं और हमें अपनी राय से नवाज भी रहे हैं। इसलिए आज भी आपके पैगामात, तबसरे और मशवरे आपके नाम के साथ इस प्रोग्राम के आखिर में पेश किए जाएंगे। ज्योति स्वरूप पांडे का गाया हुआ एक बहुत ही मुख्तसर मगर प्यारा सा गीत आम की स्तुति करेगा। और आज ब्रॉडकास्टर अचला शर्मा हाजिर हो रही हैं धर्मवीर भारती की बेहद मशहूर कविता कनुप्रिया के उस अंश के साथ जहां आम का बौर इश्क की हदें पार करता हुआ एक औरत की तर्जुमानी करता है। लेकिन पहले वो गुफ्तगू जिसका आप सबको सबसे ज्यादा इंतजार रहता है। आमनामे के 5वें एपिसोड में मेहर खां साहब, आपका इस्तकबाल है। आदाब। आदाब परवेज साहब, और सुनने वालों की खिदमत में भी मेरा आदाब अर्ज़ है। आम और डिप्लोमेसी, मतलब ये कि कूटनीति या सिफारत के हवाले से आम ने किस कदर अहम रोल निभाया है, ये है हमारा टॉपिक। आपको क्या लगता है ये सिलसिला कितना पुराना होगा? देखिए, सिलसिला तो बहुत पुराना होना चाहिए ये, क्योंकि जब से आम की बाकायदा काश्त शुरू हुई है हिंदुस्तान में तो 4000 साल का रिकॉर्ड मौजूद है। दुरुस्त फरमाया मेहर साहब आपने, लेकिन फिलहाल हम गुज़िश्ता 100-125 साल का जिक्र कर लेते हैं यहाँ पे। परवेज साहब, आप जर्नलिस्ट हैं और आप बरतानिया में काफ़ी ज़माने से यहाँ रह रहे हैं। मेरी मालूमात के मुताबिक तो सिफारतकारी मैंगो डिप्लोमेसी जो है वो यहीं बरतानिया से शुरू हो गई थी। वाह जी। तो महज सब किस्सा यूं है कि मलका विक्टोरिया पैदा हुई 1819 में और सन 1837 से वो ब्रिटेन की क्वीन कहलाई। फिर आता है 1876 का जमाना, जब बरतानिया की पार्लियामेंट उन्हें एम्प्रेस ऑफ इंडिया के खिताब से नवाजती है। अच्छा जी। और इसी वक्त से क्वीन विक्टोरिया की दिलचस्पी हिंदुस्तान में जागती है जी। ब्रिटिश एम्पायर की तरफ से उनकी खिदमत के लिए और हिंदुस्तानी तौर तरीके समझाने के लिए झांसी के नज़दीक से एक पढ़े लिखे खूबरू दिलकश नौजवान अब्दुल करीम को लंदन भेजा जाता है। अब ये साहब क्वीन विक्टोरिया के मुंशी कहलाते हैं और उनकी जिंदगी के आखिरी 14 साल तक क्वीन की बड़ी अच्छी तरह की खिदमत करते हैं, बल्कि हर तरह की खिदमत करते हैं। एक दिन ये क्वीन विक्टोरिया से पूछते हैं, मलिका आपने आम खाया है? वो कहती है नहीं। तो अब्दुल कहते हैं कि मलिका अगर आपने हिंदुस्तानी आम नहीं खाया तो आपको बखुदा अंदाजा नहीं कि आप दुनिया की कितनी बड़ी नेमत से महरूम हैं। मलिका फौरन हुक्म देती हैं कि हिंदुस्तान से आम मंगाया जाए। अच्छा। अब दिलचस्प बात यह है कि लंदन में मेरी दोस्त और पड़ोसन हैं शराबनी बसु, मशहूर ऑथर और जर्नलिस्ट हैं। उन्होंने एक किताब लिखी है विक्टोरिया एंड अब्दुल, जिस पर सन 2017 में स्टीवन फ्रायर्स ने एक फीचर फिल्म बनाई, जिसमें मशहूर एक्ट्रेस जूडी डेंच ने क्वीन विक्टोरिया का रोल अदा किया है और लखनऊ के अली फजल ने अब्दुल का किरदार निभाया है। अच्छा। तो फिल्म में एक सीन है कि आम का सबको इंतजार है, हिंदुस्तान से आम आता है, लेकिन मलिका का दिल बैठ जाता है ये सुनकर कि द मैंगो हैज गॉन ऑफ, सड़ गया, मतलब आम सड़ चुका है। तो अली फजल ने जूडी डेंच के साथ में वो सीन किया था और फिर वो इंडिया चले गए और जूडी डेंच ने कहा कि भाई ये तो बताओ कि क्वीन विक्टोरिया का जो हमारे कैरेक्टर जो हमने किया था उसमें विक्टोरिया तक आम नहीं पहुंचा, तो हम तक कभी पहुंचेगा क्या? तो अली फजल ने हिंदुस्तान में एक इंटरव्यू भी दिया, हिंदुस्तान के 2-3 मैगजीन्स ने इस खबर को उठाया भी था। तो उन्होंने सब आमों की 1-2 पेटियां भेजी जूडी डेंच के लिए। अच्छा। और ये कहा कि ये तो मलका के लिए, हाँ, फिल्मी मलका के लिए। और ये कहा कि साहब ये तो नहीं पता क्वीन विक्टोरिया ने आम खाया था नहीं खाया था, लेकिन मैं ये आम आपके लिए भेज रहा हूँ। और वो कहानी यहाँ पे भी खासी रिपोर्ट हुई थी। परवेज साहब, यहाँ मुझे याद आता है कि छतारी के नवाब मोहम्मद अहमद सईद खान साहब वो 1935 में लंदन आए थे और यहाँ पे एक एग्जीबिशन आमों की हुई थी जिसमें उन्होंने हिंदुस्तान की नुमाइंदगी की थी और वो रटौल आम लेकर यहाँ पे आए थे। बिल्कुल। अच्छा, एक बात उनके हवाले से ये भी मैं कहता चलूँ कि नवाब अहमद सईद खान साहब की ननिहाल जो थी वो बागपत जिला मेरठ में होती थी, उस जमाने के जिला मेरठ में। क्योंकि रटौल कस्बा भी वहीं पे है, तो वो आम जो रटौल लाए थे यहाँ पे, बेस्ट मैंगो इन द वर्ल्ड ये खिताब दिया गया और पहला इनाम उसको दिया गया था। ये 1935 लंदन में। ये देखिए नवाब सर मोहम्मद अहमद सईद खान छतारी, जी, ये तो उनका पूरा नाम था। बहरहाल उनके हवाले से एक बड़ी दिलचस्प बात और मैंने कहीं पढ़ी। देखिए उनका जो पीरियड था वो था 1888 टू 1982, है ना।
उनकी सब बहुत खूबसूरत एक तस्वीर है जो नेशनल पोर्ट्रेट गैलरी है, ट्रैफलगर स्क्वायर में है। वो बहुत ही मशहूर जगह है जहाँ पे एक से एक बड़ा पोर्ट्रेट, एक से एक बड़े आर्टिस्ट का लगा हुआ है। वहाँ पे साहब इनकी नवाब सर मोहम्मद अहमद सईद खां छतारी का बहुत बड़ा पोर्ट्रेट है और वो वहाँ लगा हुआ है। वॉल्टर स्टोनमैन नाम के ब्रोमाइड फोटोग्राफर बाद में पैदा हुए थे जी। और बहुत शानदार उन्होंने तस्वीरें ली हैं। उनका ये पोर्ट्रेट नवाब ऑफ छतारी का ये वहाँ लगा हुआ है और ये वो स्टोनमैन है जिन्होंने विंस्टन चर्चिल और इसके अलावा और भी बहुत बड़े अहम शख्सियात के फ़ोटो लिए और जिनके पोर्ट्रेट्स गैलरी में लगे हुए हैं। तो ये बड़े एजाज़ की बात है साहब कि हमारे नवाब साहब को ये एजाज़ उस ज़माने में मिला और जो हमारे चांसलर भी रहे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के। तो दिलचस्प बात यह है कि ये आमों की एग्जीबिशन के हवाले से यहाँ पे आए थे जी। और उसी के आसपास ये पोर्ट्रेट इनका बना है। तो मतलब ये कि आम के आम गुठली के दाम। वाह वाह कि वो पहला इनाम भी ले गए और मतलब ये कि बाकी दाम भी वसूल कर गए। ये भी है। किंग जॉर्ज VI की ताजपोशी की तकरीब के लिए हिंदुस्तानी आमों के मुतअद्दिद क्रेट्स जो थे यहाँ भेजे थे कोरोनेशन सेरेमनी के लिए। ये भी एक हवाला बरतानिया के हवाले से है। अच्छा परवेज साहब, सन 1952 में जब क्वीन एलिजाबेथ बरतानिया की नई क्वीन बनी है तो पाकिस्तान के सिंध में मीरपुर खास के इलाके के आम के काश्तकारों ने उनके लिए आम के तोहफे भेजे थे। ये दिलचस्प बात इसलिए भी है मेरे लिए कि आगे चल के मैं आपको क्वीन एलिजाबेथ के एक दो किस्से सुनाना चाहता हूँ। बिल्कुल। उनको आम के तोहफे वहाँ से तो मिलने शुरू हुए जैसे आपने कहा 1952 से, लेकिन ये सिलसिला आज भी जारी है जबकि वो माशाल्लाह 95 साल की होने वाली है। जी जी जी। लेकिन ये किस्से आप बाद में सुनाएंगे? ये मैं अभी थोड़ी देर में सुनाता हूँ। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जरा नेहरू जी पे नजर डाल लेते हैं। हाँ बिल्कुल। ये मैं आपको सबसे पहले तो सन 61 की बात बताता हूँ कि जब पंडित नेहरू अमेरिका में सदर कैनेडी के मुलाकात के लिए गए थे और वहाँ अपने अमेरिकी दौरे पे थे, ये हुआ था कि वो अमेरिकन जो थे अपनी जो USDA है वहाँ की एजेंसी, वो आमों का इंपोर्ट अलाउ नहीं करती थी। लेकिन उस ज़माने में ये सिंगल एक्सेप्शन हुआ था कि नेहरू जी के साथ आम गए थे और वहाँ उस ज़माने में एम्बेसडर कौन होते थे? BK नेहरू होते थे। BK नेहरू साहब ने एक इशाइया दिया था जिसमें खीर सर्व की गई थी डेजर्ट के तौर पे और आम सर्व किए गए थे, हिंदुस्तानी आम। ये किस्सा उनका था। क्या बात है, वाह। पहले आपको रूस का किस्सा, बल्कि रूस नहीं, उस जमाने में तो वो USSR होता था। तो ये निकिता क्रुश्चेव जो थे, जो वहाँ के सरबराह थे, वो नेहरू ने उनको आम पेश किए और जब नेहरू ये करते थे कि हालांकि उनकी पसंद का फल तो अमरूद था लेकिन डिप्लोमेसी वो आम से करते थे। तो वो ये न सिर्फ ये कि वो आम का तोहफा पेश करते थे अपने मेहमान को या जिसके पास वो जा रहे हैं मिलने के लिए उसको, बल्कि वो ये भी करते थे कि वो डेमोन्स्ट्रेशन देते थे कि साहब आम खाया कैसे जाता है। तो क्रुश्चेव साहब को जो उन्होंने तरीका बताया कि भाई उन्होंने कि भाई ऐसे खाइए, काट के भी खाया जाता है और चूस के भी खाया जाता है, तो क्रुश्चेव जो थे वो क्योंकि कम्युनिस्ट लीडर थे, उन्होंने कहा जी मेरे लिए तो ये सही है कि इसको घोलिए, मतलब इसका रस बनाइए और फिर चूस के खाइए सारा आम। तो क्रुश्चेव जो थे चूस के आम खाते थे। क्या बात है, वाह जी। मैं सब ये दिलचस्प इसलिए भी है कि आज तक हिंदुस्तान में ये सवाल प्राइम मिनिस्टर तक से ये कर लिया जाता है कि आप आम कैसे खाते हैं? काट के खाते हैं, गुठली समेत खाते हैं या छील कर खाते हैं? इसमें तो आपने इनाम भी रखा हुआ है। ये वो रखा हुआ है, वो चलता रहेगा जब तक मेरे पास जवाब नहीं आएगा। सवाल अपनी जगह। चलिए मैं एक और किस्सा आपको सुनाता हूँ। चाइना के जो प्रीमियर थे उस जमाने में चाउ एन लाई, ये 1955 की बात है और वो आसानी से बात करते नहीं थे और ना वो किसी की बात मानते थे। यहाँ उनको आम पेश किया गया, लेकिन उनको जो नेहरू जी ने आम काट के खाने का तरीका बताया वो ये बताया कि आप आम की काश कीजिए और काश के बाद में उसके कतले बनाइए और फिर चम्मच से उस काश में से वो आम खाइए। तो चाउ एन लाई को बड़ा फॉर्मल तरीका बताया गया था और उन्होंने वैसे ही आम खाए। लेकिन जब उन्होंने आम खाए तो उनको वो आम इतने पसंद आए कि उनकी जो तनी हुई भवें थी वो जरा रिलैक्स्ड हुई। अच्छा, इस पे लोगों ने रोशनी डाली हुई है कि तनी हुई भवें किस तरह से रिलैक्स्ड हुई। उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया के एक रिपोर्टर ने इसको रिपोर्ट किया था उस जमाने में कि उनकी तनी हुई भवें जो है रिलैक्स हो गई और उनके होठों पर मुस्कुराहट फैल गई और उन्होंने पंडित नेहरू के हाथों आम खाकर मशहूर जो उनका जॉइंट डिक्लेरेशन था वो साइन किया। ये मेरे ख्याल से बड़ी यादगारी सी बात है कि नेहरू जी किस तरह से लोगों को आम खाने का सलीका सिखाते थे। जी जी। तो सब ये बड़ी दिलचस्प दास्तान चल रही है। नेहरू, चाइना, चाउ एन लाई और आगे माओ से तो हाँ। देखिए सन 68 की बात है जब पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर मियां अरशद हुसैन
अपने एक दौरे पर बीजिंग गए थे और वो चेयरमैन माओ के लिए, माओ जेतुंग के लिए आम का एक पैकेट तोहफतन देने के लिए उनको ले गए थे। अब ये हुआ कि माओ जेतुंग ने उसको कबूल तो कर लिया, लेकिन उन्होंने आम खाया नहीं। ये बात है सन 68 की, और आपको याद हो गया सन 66 में उनका कल्चरल रेवोल्यूशन शुरू हो गया था। और उस कल्चरल रेवोल्यूशन में हो ये रहा था कि माओ को जो कम्युनिस्ट पार्टी में उनकी जो पकड़ थी कुछ कमजोर हो गई थी, तो उसको और वो यानी तगड़ा करना चाहते थे, और अवाम में उनको अपने आप को एक कल्ट फिगर बनाना मकसूद था। तो उनकी एक बाकायदा एक कमेटी थी कि माओ जेतुंग थॉट प्रोपगेटिंग कमेटी। तो उन्होंने क्या किया माओ जेतुंग साहब ने कि वो आमों की पेटी जो थी वहाँ के उन वर्कर्स को दे दी जो उनके उस फिक्र और उनके थॉट्स को प्रोपेगेट करने के लिए एक वहाँ पे काम कर रहे थे। तो वो वर्कर्स जो थे वो उन्होंने तो बड़ा तबर्रुक समझा कि भाई चेयरमैन माओ ने हमें ये वो दिया है। उन्होंने सब ने उसको, किसी को सजा दिया मेज पे, किसी ने वो किया, उसको वो ज़ाया नहीं करना चाहते थे, तो वो उसको प्रिजर्व करना चाहते थे। और कुछ ने उसको फॉर्मल्डिहाइड में रख लिया और मेज पे शीशे के जार में उसको सजा लिया। फिर ये हुआ कि उसके वैक्स के मॉडल्स, रेप्लिकास बने। ये भी हुआ कि उसके फोटोग्राफ्स, बैजेस और मतलब हर तरह से वो उसका एक फ्रेंजी थी, इसलिए कि माओ के दिए हुए थे जी। फिर ये हुआ कि चाइना ने आम कल्टीवेट करना शुरू कर दिया, और वो वैरायटीज भी जो चाइना में नहीं होती थी, मतलब पहले वाइल्ड वहाँ पे होते था, चाइना में आम था। आपको मालूम है कि वो तो यहाँ के इंडियन मंक्स जो थे, बुद्धिस्ट मंक्स जो है 6th सेंचुरी में ले गए थे आम के दरख्त वहाँ पे। तो आम वहाँ पे होता था, लेकिन उसको कोई जानते भी नहीं। तो चाइनीज तो 60s में उनको आम कहिए तो बहुतों को पता ही नहीं था कि आम भी कोई फल होता है। तो ये जरूर हुआ कि उसके बाद में आम के प्रति या जागृति या एक तरह की अवेकनिंग पैदा हुई, और उन्होंने आम पैदा करना शुरू कर दिया। और अब ये हाल है कि वो हिंदुस्तान के बाद दूसरे नंबर पे आते हैं जो मैंगो प्रोडक्शन में। मतलब आप ये कह रहे हैं हिंदुस्तान के बाद में दूसरे नंबर पर जो मैंगो प्रोड्यूसिंग कंट्री है वो चाइना है? जी हाँ, चाइना है। हालांकि उनकी जो प्रोडक्शन है वो 1/3 है इंडिया के मुकाबले में। तो मेरा आलम साहब, मैं भारत पाकिस्तान के ताल्लुकात की तरफ आता हूँ। जी जी। जब मिसेस इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर हैं और ज़िया-उल-हक साहब प्रेसिडेंट हैं 1981 1981, और साहब वो आमों का तोहफा बेचते हैं मिसेस इंदिरा गांधी के लिए। ताल्लुकात दोनों के दरमियान ठीक नहीं थे, और हमने अपने पहले ही एपिसोड में इस वाक़े का जिक्र भी किया थोड़ा बहुत, और आगे चल के भी जिक्र करेंगे। लेकिन ये कि वो तो हमने ड्रामे का एक हिस्सा सुनाया था जिसमें बात ये हो रही है कि ज़िया-उल-हक ने ताल्लुकात बेहतर करने के लिए इंदिरा गांधी को आमों की पेटी भेजी कुछ। तो मिसेस गांधी ने तो साहब उसका यानी बाकायदा एक ओपन एक्नॉलेजमेंट लिखा था। हाँ, और इसने कहा था कि बहुत उम्दा पाकिस्तानी आम आपने मुझे भेजा है। इंदिरा गांधी ने ये जवाब दिया। हाँ। लेकिन ये कि वो जो जवाब था वो हिंदुस्तान में बहुत सारे लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आया, और खासतौर से रटौल के किसान, और जहाँ से ये आम गया था एग्जैक्टली, खास तौर पे वहाँ के लोगों को जहाँ इन आमों की काश्त होती है। और उनकी शिकायत ये थी कि साहब ये पाकिस्तान का आम नहीं है, ये तो हिंदुस्तान का ही आम है। हमारे आबा और अजदाद के लगाए हुए बागात थे, और यहाँ से एक वो पौधा ले गए थे पाकिस्तान में जाके लगा दिया, उसको उन्होंने जाके अनवर रटौल कह दिया। हाँ, नहीं हुआ तो ये था कि वहाँ बाकायदा एक मीटिंग हुई वहाँ के काश्तकारों की रटौल में। ये जब खबर इंदिरा गांधी साहिबा के ताल्लुक से प्रेस में आई तो वहाँ पे उन्होंने मीटिंग की वहाँ के काश्तकारों ने, और एक पूरा एक डेलीगेशन मिसेस गांधी के पास आया, और धवन साहब की मौजूदगी में उनको वो आम पेश किए गए। आपके साहब ये असली रटौल तो ये है, और आपने इसको पाकिस्तानी आम कह दिया। नहीं, आपने तो कह दिया, और उन्हें ज़िया-उल-हक साहब ने पाकिस्तानी बना के भेज दिया, और आपने उसको पाकिस्तानी मान भी लिया। हाँ। खैर बहरहाल ये किस्सा आगे चल के भी हम बात करेंगे, तफसील से बात करेंगे रटौल के ऊपर। तो जब हम रटौल की बात करेंगे तो इस किस्से की बात करेंगे, और साथ में उन की प्लेयर से भी बात करेंगे जी जी, जो उस वक्त रेजिडेंस है 1 सफदरजंग रोड, वहाँ डेलीगेशन लेके गए थे। हाँ, उसका एक प्लेयर उन लोगों से भी बात करेंगे। तो खैर बहरहाल इस किस्से को यहीं छोड़ देते हैं। लेकिन एक किस्सा और है साहब, 2015 का वाकया है ये, और ईद थी उस जमाने में। तो ईद के तोहफे के तौर पे मियां नवाज शरीफ ने हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब को आम का तोहफा भेजा था, और उन्होंने यहाँ के सदर साहब जो थे उनको भी आम भेजे थे। लेकिन ये कि वो तोहफा तो आया था, लेकिन हमारे रिलेशंस कितने मीठे हुए इसके ऊपर मैं कुछ नहीं कह सकता। नहीं, मगर यही तो एक बात भी है कि डिप्लोमेसी में आम का कहाँ किस वक्त कैसे इस्तेमाल किया जाए ये बहुत ज़रूरी है, बहुत अहम। इसलिए कि अगर ज़रा सा भी आप गलत शख्स के साथ में और गलत इस्तेमाल कर देते हैं, और गलत वक्त पे तो वो जो
डिप्लोमेसी है आम की, वो बड़ी महंगी पड़ सकती है। वो डिजायर्ड रिजल्ट नहीं आते उसमें। वो नहीं आते उसमें। खैर, ये जो बात हो रही थी अभी भारत पाकिस्तान इंदिरा गांधी और ज़ियाउल कनेक्शन, इस सिलसिले में आपको पता है कि हमने 1998 में यहाँ पे लंदन में एक ड्रामा किया था। हाँ, बड़ा मशहूर है। और उस ड्रामे में ये था कि चेखोव का प्ले है द प्रपोजल, उसको अडेप्ट करते वक्त अचला शर्मा ने उसका एडेप्टेशन किया उर्दू में। और मसला ये था कि एक हमारे डिप्लोमेट दोस्त हैं, उनके सामने रखा कि भाई इसको हम इंडिया पाकिस्तान के जो कॉन्फ्लिक्ट है ना उस बैकड्रॉप में करना चाहते हैं। अच्छा। तो वो क्या होना चाहिए? तो सब बहुत ब्रेन स्टॉर्मिंग के बाद में पता लगा कि 3 ऐसे टॉपिक्स हैं हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो दोनों ममालिक को जोड़ते भी हैं और तोड़ते भी हैं। और वो जो 3 टॉपिक्स हैं वो हैं कश्मीर, क्रिकेट और आम। जी जी जी। तो वो तीनों को किरदार बना के किसी न किसी तरह से उस ड्रामे में बाकायदगी से सेंट्रल प्लॉट में रखा गया था। उस ड्रामे का एक हिस्सा हम आगे चल के आमनामे में ज़रूर सुनाएंगे लोगों को। और जाहिर सी बात है, मैं अक्सर ये बार बार याद दिला देता हूँ लिसनर्स को कि आम नामे में ही हम मोहम्मद हनीफ के नॉवेल द केस ऑफ एक्सप्लोडिंग मैंगोस के जो कुछ एक्सर्प्ट्स हैं वो भी पढ़कर सुनाएंगे। लेकिन फिलहाल मैं जिक्र ये करना चाहता हूँ कि जब ये हमने एडेप्टेशन किया चेखोव के प्ले का और ये आमों का इसमें जिक्र आया और इंडिया पाकिस्तान की टेंशन के मामले से जिक्र आया, तो उस जमाने में लंदन में भारत के हाई कमिश्नर होते थे ललित मान सिंह, जो बाद में जाके फॉरेन सेक्रेटरी भी बने भारत के। तो ये पीरियड था तकरीबन 1998 और 1999 का था। तो सब उन्होंने ये जिक्र सुना कि इंडिया पाकिस्तान की डिप्लोमेसी के बारे में लंदन में एक प्ले हो रहा है और अब वो प्ले जो है वहाँ एडनबरा में होने वाला है फ्रिंज फेस्टिवल में, जहाँ हम लोग इन्वाइटेड थे, वहाँ पे हुआ। तो दिलचस्प बात यह है कि वो लंदन से एडनबरा उस ड्रामे को देखने गए और ख़ास तौर पर ये देखने के लिए कि कश्मीर और आम के हवाले से दोनों मुल्कों के बीच में क्या ड्रामिया क्या मामला है, क्या पस मंज़र पेश किया गया है। तो ये मुझे अचानक बात याद आ जाती है, इसलिए कि भाई मैं तो खुद उसका किरदार रहा हूँ। जी जी। खैर बहरहाल, लेकिन जो सबसे बड़ा हिस्सा है मैं समझता हूँ भारत और अमेरिका के दरमियान मार्च 2006 एब्सोल्युटली बिल्कुल 2006 में ये वो मामला है जब डॉक्टर मनमोहन सिंह और जॉर्ज डब्ल्यू बुश के दरमियान में न्यूक्लियर एनर्जी को साझा करने के लिए या उसकी इजाज़त के लिए बाकायदगी से एक डील साइन हुआ था। और ये इसलिए भी साइन हुआ था कि इसके पीछे पीछे आम मैंगोस का एक बैकड्रॉप चल रहा था। 2006 में जॉर्ज डब्ल्यू बुश दिल्ली आते हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह उनकी दावत करते हैं और उसमें ख़ास हिंदुस्तान के बेहतरीन आम पेश किए जाते हैं। जॉर्ज डब्ल्यू बुश वो आम खाते हैं और खाने के बाद में एक उनका जुमला है जो उस ज़माने में ज़्यादातर अखबारों में कोट हुआ था, मुझे भी याद है वो, BBC में, CNN में, यहाँ वहाँ हिंदुस्तान के बड़े बड़े अखबारों में, हेल ऑफ ए फ्रूट, व्हाट अ हेल ऑफ अ फ्रूट, व्हाट अ हेल ऑफ ए फ्रूट, उन्होंने कहा। वो दीवाने हुए और उसी दौरान इंडियन डिप्लोमेट्स ने ये रखा कि साहब जिस आम के आप दीवाने हैं उस पर अमेरिका में इंपोर्ट पर पाबंदी है 1989 से। दिलचस्प बात यह है कि उस मुलाकात के बाद में जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने प्रेशर किया था बाकायदगी से प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह को, देखते हुए जो उनका कोट था वो इस तरह से था, बाय द वे मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, द यूनाइटेड स्टेट्स इज लुकिंग फॉरवर्ड टू ईटिंग इंडियन मैंगोज। वाह वाह वाह, ये सेंटेंस है जो आपको उस जमाने की रिपोर्टिंग में जगह जगह मिल जाएगा। तो ये आम का बैकड्रॉप चल रहा है और उसके बाद में होता क्या है सब, 3-4 दिन के बाद में अमेरिका से खबर आती है कि अमेरिका ने भारत के आमों पर जो पाबंदी लगा रखी थी वो हटा दी। वाह। एक उस जमाने की बहुत ही मशहूर तस्वीर है जो हमने सिने इंक की वेबसाइट पे भी लगाई हुई है और सोशल मीडिया पे भी लगाई हुई है। वो ये है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के जो कम्युनिकेशंस एडवाइजर होते थे संजय बारू, वो आमों की एक टोकरी पेश कर रहे हैं। अच्छा। अमेरिका की जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थी कोंडोलीसा राइस को। ये बहुत ही मशहूर तस्वीर है। लेकिन परवेज साहब उसके बाद में प्रेसिडेंट ट्रंप का भी एक दौर आता है। और ऐसा बड़ा खतरनाक दौर आता है, वो है सन 2019 में ट्रंप ने जो इंडिया से बहुत सारी चीज़ें अमेरिका में आती थी एकदम से उन पर एक्स्ट्रा ड्यूटी लगा दी। और वो ड्यूटी तकरीबन $6 बिलियन की थी और उसमें सबसे ज़्यादा असर पड़ा आम पे। ओह माय गॉड। तो एक बार फिर से आम की जो एक्सपोर्ट थी इंडिया से वो अमेरिका में वो एकदम से रुक सी गई। इसलिए कि भाई आम बहुत महंगा पड़ गया और इतनी ड्यूटी लगेगी। जी जी। अच्छा परवेज साहब, आप क्वीन एलिजाबेथ के ताल्लुक से कुछ और सुनाने वाले थे, बात बीच में उधर दूसरी तरफ मुड़ गई, वो क्या किस्से? बात पता नहीं कहाँ कहाँ पहुंच गई। सोचिए अमेरिका ये वो और ट्रंप भी बीच में आ गए। तो फिर वापस बरतानिया आ जाते हैं।
अब वो किस्सा बड़ा दिलचस्प है साहब, सन 2016 का है। अच्छा। उसी दौरान बिलावल भुट्टो जो आसिफ जरदारी और बेनज़ीर भुट्टो के साहबजादे हैं और पीपल्स पार्टी के अब तो चेयरमैन भी हैं, तो सब उन्होंने आम की कुछ पेटियां खास, अच्छा। उस पे लिखा हुआ था पेटियों पे बिलावल हाउस। अच्छा, यानी वहाँ उनके जो बागात हैं वहाँ। हाँ, जो उनके बागात हैं वो क्वीन एलिजाबेथ के लिए यहाँ ब्रिटेन में वो आमों की पेटियां भेजी। अच्छा। और वो राज कैसे खुला? कैसे? वो हुआ ये कि क्वीन एलिजाबेथ अपनी छुट्टियों के लिए हॉलीवुड हाउस है एडनबरा में, जो पैलेस है उनका क्वीन का, वहाँ पे ठहरने के लिए पहुंच रही थी और पीछे पीछे उनका सामान भी आ रहा था। अच्छा। सामान आमतौर पे क्या होता है कि स्पेशल ट्रेन चलती है या ट्रेन के अंदर एक स्पेशल डब्बा होता है क्वीन के लिए। अच्छा। उसमें क्वीन का सामान जाता है बहुत जगहों पे। जी जी। तो एडनबरा का जो वेवरली स्टेशन है, रेलवे स्टेशन, वहां पे ट्रेन पहुंचती है, कुली सामान उतारते हैं, पोर्टर, रॉयल पोर्टर्स उतारते हैं, इसलिए कि महारानी का सामान महारानी का है। जब वो सामान उतार रहे थे तो उसमें जो अखबार वाले होते हैं आमतौर पे देख रहे होते हैं कि देखें क्वीन के सामान में क्या क्या जा रहा है। अच्छा। तो डेली मेल के फोटोग्राफर और जर्नलिस्ट वहां लगे हुए थे इस आड़ में राज को पाने के लिए कि क्वीन के सामान में क्या क्या बंधा है। तो उन्होंने देखा कि आमों की पेटियां उतर रही हैं। अरे वाह। तो डेली मेल में ये तस्वीरें बाकायदगी से छपी कि क्वीन को आमों का शौक है और उनके लिए हॉलीवुड हाउस आम पहुंचाए जा रहे हैं, इसलिए कि रॉयल पोर्टर्स जो थे वो आमों की पेटियां उठाए हुए ले जा रहे थे। लेकिन यहाँ पे एक दिलचस्प बात हो जाती है। क्या बात ये हो जाती है कि डेली मेल ये कह देता है कि इंडियन मैंगोज का तोहफा उनको पाकिस्तानी मैंगो थे। बिलावल भुट्टो के सामने जब डेली मेल की रिपोर्ट खुलती है और वो देखते हैं कि आम उन्होंने भिजवाए, क्रेडिट इंडिया को मिला कि इंडियन मैंगोज का तोहफा। तो सब उस जमाने में मुझे याद है 2 जुलाई सन 2016 ये बाकायदगी से ट्वीट्स मौजूद हैं। अच्छा। बिलावल भुट्टो ने साहब ट्वीट लिखी। अच्छा। और ट्वीट लिखने के साथ में इसकी बड़ी भर्त्सना, निंदा, जैसे कहते हैं ना, मजम्मत की इस बात की डेली मेल की। अच्छा। कि शर्म आनी चाहिए डेली मेल को कि आम हमने भिजवाए और इंडिया को उसका क्रेडिट दे रहे हैं। उनकी जो बहन है बख्तावर भुट्टो, उन्होंने भी एक ट्वीट उसी दिन जारी की और उन्होंने फिर वो डेली मेल को कंडेम करते हुए कहा कि वो पाकिस्तानी आम थे और पाकिस्तान के सिंधुड़ी आम थे। अच्छा, उनके बारे में कुछ और मशहूर है कि वो बड़ा फ्रिज में गिन के आम रखती हैं और ताड़ती रहती हैं। देखिए, वो किस्सा यूं है कि क्वीन एलिजाबेथ II के एक शेफ रहे हैं बहुत ही मशहूर। अच्छा। उनका नाम है जॉन हिगिंस। जी। तो जॉन हिगिंस, जाहिर सी बात है, जब रॉयल्टी से निकल के आते हैं तो दुनिया पूछती है कि भाई क्वीन जो है क्या खाती हैं, किस किस्म का उनको शौक है। तो उन्होंने बताया कि वो आमतौर पे सादा मिजाज की हैं, कोई बहुत ज्यादा शौक नहीं है उनको खाने पीने की चीजों का, लेकिन उनको एक चीज से सख्त नफरत है और एक चीज से बहुत ज्यादा मोहब्बत है। अच्छा। जिस चीज से उन्हें सख्त नफरत है खाने से, वो है गार्लिक, लहसुन। लहसुन। अच्छा। उसकी बू से वो नापसंद। अच्छा। घबराती हैं। तो मतलब ये कि क्वीन एलिजाबेथ आसपास हो और अगर लहसुन हो तो दोनों की बनेगी नहीं, कंपैटिबिलिटी में मतलब है ही नहीं इस तरह का। बहरहाल जो चीज़ उन्हें पसंद है वो जैसे चॉकलेट बिस्किट खाती हैं, बहुत ही मामूली किस्म के शौक है। लेकिन साथ ही साथ क्वीन को आमों का बहुत शौक है। अरे वाह। और खासतौर पे हिंदुस्तानी आमों का। अरे वाह। या पाकिस्तानी आम भी कह सकते हैं। आम तो एक ही है जो इंडिया पाकिस्तान का जो भी है। जी जी। तो वो क्वीन को बहुत पसंद है। जॉन हिगिंस का एक सेंटेंस है, मैं कोट करता हूँ। अच्छा। कोट जी। She could tell you how many mangoes were in the fridge at Buckingham Palace. कि इस कदर शौक है कि अगर उन्होंने 10 आम रखे हैं अपने फ्रिज में और 2 गायब हो गए वो पकड़ लेंगे कि मेरे 2 आम किसने लिए। और हिंदुस्तानी जबान में मैं किस्से को अगर थोड़ा सा हल्का कर दूं तो अरे भैया चाल से इधर आओ, वो 2 आम तुमने खाए क्या? सिने इंक हिंदी उर्दू के पॉडकास्ट का मशहूर मंच। प्लीज चेक आवर वेबसाइट cineinc.com। जिक्र कुछ आम की सिफारत का। बहुत दिलचस्प किस्से हैं जो आगे भी जारी रहेंगे। मौका अच्छा है, सिफारतकार डिप्लोमेट ज्योति स्वरूप पांडे को सुन लेते हैं। तले डोला रख दे मुसाफिर, आई सावन की फुहार रे, अम्बवा तले डोला रख दे मुसाफिर, आई सावन की फुहार रे, अम्बवा तले डोला रख दे मुसाफिर। अपने आंगन में मैं झूला झूलत थी,
सैया के आए कहार रे। अपने आंगन में मैं झूला झूलत थी, सैया के आए कहार रे। एरी सखी झूला झूल न पाई, ले चले डोलिया कहार रे। अम्बवा तले डोलिया। ज्योति स्वरूप पांडे हमारे लोकगीतों में आम छाया हुआ है और हिंदुस्तानी साहित्य या अदब में आम का हमेशा एक खास मुकाम रहा है। हिंदी के मशहूर लेखक और कवि डॉक्टर धर्मवीर भारती की कविता कनुप्रिया बहुत लोगों ने अपने कॉलेज के जमाने में जरूर पढ़ी होगी। अचला शर्मा। आम्रमंजरी का जिक्र हो और डॉक्टर भारती की कनुप्रिया की बात ना हो, मेरे लिए इसका तसव्वुर भी मुश्किल है। कनुप्रिया की 2 कविताएं, आम्रबौर का गीत और आम्रबौर का अर्थ, मैंने जब जब पढ़ी हैं लगा आम्रबौर की खुशबू वाकई एक साथ कितनी अल्लड़, कितनी रोमांटिक और कितनी सेंसुअल हो सकती है। तो आज मैं आम्रबौर का गीत से कुछ अंश सुनाना चाहूंगी। भय, संशय, गोपन, उदासी, ये सभी ठीठ चंचल सरचढ़ी सहेलियों की तरह मुझे घेर लेती हैं और मैं कितना चाहकर भी तुम्हारे पास ठीक उसी समय नहीं पहुंच पाती जब आम्र मंजरियों के नीचे अपनी बांसुरी में मेरा नाम भरकर तुम बुलाते हो। उस दिन तुम उस बौर लदे आम की झुकी डालियों से टिके कितनी देर मुझे वंशी से टेरते रहे। ढलते सूरज की उदास कांपती किरणें तुम्हारे माथे पे मोर पंखों से बेबस विदा मांगने लगीं। मैं नहीं आई। गायें कुछ क्षण तुम्हें अपनी भोली आंखों से मुंह उठाए देखती रहीं और फिर धीरे धीरे नंदगांव की पगडंडी पर बिना तुम्हारे अपने आप मुड़ गईं। मैं नहीं आई। यमुना के घाट पर मछुओं ने अपनी नावें बांधी और कंधों पर पतवारें रखकर चले गए। मैं नहीं आई। तुमने वंशी होठों से हटा ली थी और उदास मौन तुम आम्र वृक्ष की जड़ों से टिककर बैठ गए थे और बैठे रहे, बैठे रहे, बैठे रहे। मैं नहीं आई, नहीं आई, नहीं आई। तुम अंत में उठे, एक झुकी डाल पर खिला एक बौर तुमने तोड़ा और धीरे धीरे चल दिए। अनमने तुम्हारे पांव पगडंडी पर चल रहे थे, पर जानते हो तुम्हारे अनजान में ही तुम्हारी उंगलियां क्या कर रही थीं? वे उस आम्र मंजरी को चूर चूर कर श्यामल वन घासों में बिछी उस मांग सी उजली पगडंडी पर बिखेर रही थीं। यह तुमने क्या किया प्रिय? क्या अपने अनजाने में ही उस आम्र बौर से मेरी कुंवारी उजली पवित्र मांग भर रहे थे सांवरे? पर मुझे देखो कि मैं उस समय भी तो माथा नीचा कर इस अलौकिक सुहाग से प्रदीप्त होकर माथे पर पल्ला डालकर झुककर तुम्हारी चरण धूलि लेकर तुम्हें प्रणाम करने नहीं आई, नहीं आई, नहीं आई। रात गहरा आई है और तुम चले गए हो और मैं कितनी देर तक बाह से उसी आम्र डाली को घेरे चुपचाप रोती रही हूँ जिस पर टिककर तुम मेरी प्रतीक्षा करते हो और मैं लौट रही हूँ हताश और निष्फल। और ये आम के बौर के कण कण मेरे पाँव में बुरी तरह साल रहे हैं। पर तुम्हें ये कौन बताएगा सांवरे कि देर में ही सही पर मैं तुम्हारे पुकारने पर आ तो गई। और मांग सी उजली पगडंडी पर बिखरे ये मंजरी कण भी अगर मेरे चरणों में गड़ते हैं तो इसीलिए ना कि इतना लंबा रास्ता कितनी जल्दी जल्दी पार कर मुझे आना पड़ा है और कांटों और कंकरियों से मेरे पांव किस तरह बुरी तरह घायल हो गए हैं। ये कैसे बताऊं तुम्हें कि चरम साक्षात्कार के ये अनूठे क्षण भी जो कभी कभी मेरे हाथ से छूट जाते हैं, तुम्हारी मर्म पुकार जो कभी कभी मैं सुन नहीं पाती, तुम्हारी भेंट का अर्थ जो नहीं समझ पाती, तो मेरे सांवरे लाज मन की भी होती है। एक अज्ञात भय, अपरिचित संशय,
आग्रह भरा गोपन और सुख के क्षण में भी घिराने वाली निर्व्याख्या उदासी, फिर भी उसे चीर कर देर में ही आऊंगी प्राण, तो क्या तुम मुझे अपनी लंबी चंदन बाहों में भरकर बेसुध नहीं कर दोगे? अचला शर्मा। कनुप्रिया का एक और हिस्सा अगले प्रोग्राम में। अभी तो और बहुत कुछ बाकी है, जैसे कि आमों की तिजारत, बिजनेस, पूरी दुनिया में से सिर्फ एक वो गांव जहां आम जिंदगी का चलन रहा है। अंदाजा लगाइए कौन सा गांव हो सकता है। कयास के लिए इतना काफी है कि ये उत्तर प्रदेश में है। इसके अलावा हिंदुस्तान पाकिस्तान के दरमियान फसाद और मोहब्बत की बुनियादों में से एक रटौल आम पर तफसील से बातचीत होगी। सर सैयद ने मुसलमानों के आम खाने पर क्यों एतराज किया था। नॉवेल और कहानियों में आमों के किस्से। अभी बहुत कुछ बाकी है, जैसे कि आम की कहावतें, रेसिपीज, शायरी। सुनते रहिए मैंगो यानी आम के वजूद की दास्तान, सिने की पॉडकास्ट सीरीज आमनामा। अब आप और आपके पैगामात के साथ मेहर आलम खां। आमनामा में शामिल हिंदुस्तानी क्लासिकल संगीत की दो खूबसूरत आवाजों यानी रमा सुंदर रंगानाथन और ज्योत्सना राणा ने आमनामे के चौथे एपिसोड पर इंतहाई हौसला अफजा कमेंट्स लिखे हैं। रमा सुंदर रंगानाथन ने रिसर्च, डिटेलिंग और प्रेजेंटेशन को शानदार बताया है और ज्योत्सना राणा ने सीरीज की क्वालिटी को सराहते हुए उसका मेयार कायम रखने की ताकीद की है। नॉवेलिस्ट देवेश वर्मा कहते हैं कि परवेज आलम साहब से खतों के चलन के गुम होने की बात सुनकर दिल में एक हूक सी उठी और जहन में नासिर काज़मी का ये शेर गूंज उठा। नई दुनिया के हंगामों में नासिर दबी जाती हैं आवाजें पुरानी। देवेश वर्मा ने ज्योति पांडे की गायकी की तारीफ की है और आमनामा के आइंदा सभी एपिसोड्स में अचला शर्मा की सधी हुई आवाज को शामिल करने की फरमाइश भी की है। गुरुग्राम से डॉक्टर सुरेंद्र कुमार बंसल ने चौथे एपिसोड में श्रीलंका के आमों का तस्करा छूटने की तरफ हमारी तवज्जो दिलाई है। उनका कहना है कि उन्होंने वहां एक साल में 2 फसलें देने वाले आमों के बागात देखे हैं और वहां पैदा होने वाले खुश रंग और खुश जायका आम खाए भी हैं। फोटोग्राफर प्रेरणा जैन ने हमारी गुज़िश्ता पेशकश को हमेशा की तरह दिलचस्प और मालूमाती बताया है। इसके अलावा आम से जुड़ी अपनी कुछ खट्टी मीठी यादों का जिक्र भी किया है। पार्था सारथी मिश्रा पूछते हैं कि क्या इस सीरीज को गर्मियों के मौसम में लॉन्च नहीं किया जाना चाहिए था। हमारा जवाब सिंपल है, हुजूर, इश्क और आम की बातें करने के लिए वक्त और मौसम कौन देखता है। मधुप मिश्रा ने आमनामा सुनने के लिए लिंक्स व्हाट्सएप पर भेजने की फरमाइश की है। अमन गुप्ता आमनामे की तारीफ करते हुए कह रहे हैं कि वो सिने इनके तमाम पॉडकास्ट सुन रहे हैं। विनय पांडे गुज़िश्ता एपिसोड में ज्योति पांडे के गायन की जानिब इशारा करते हुए उसे हजरत निजामुद्दीन औलिया की खिदमत में खिराजे अकीदत बता रहे हैं। नाया फारूक अलवी कहती हैं कि ज्योत्सना राणा की आवाज ने उनका दिल मोह लिया। इम्तियाज खिजर लिखते हैं कि ज्योति पांडे की गायकी सुनकर उन्हें सूफी शायर अमीर खुसरो की याद आ गई। दिव्या शिखा ने आमनामा पॉडकास्ट सीरीज को हिज्र की लंबी स्याह रात के चांद से ताबीर किया है। वो कहती हैं कि आम के नाम से उनका दिल मचल भी जाता है और फिर संभल भी जाता है। एम परवेज अहमद कहते हैं कि बरसों से अमेरिका में रहने के बावजूद मैं ये वसूख से कह सकता हूं कि किसी भी मुल्क का आम हमारे अपने हिंदुस्तानी आम का मुकाबला नहीं कर सकता। ब्रॉडकास्टर माधुरी ने आमनामे की गुज़िश्ता एपिसोड में अपना नाम सुनकर खुशी का इजहार किया है और इस सीरीज को बहुत खास पेशकश बताया है। कुमार राजेश ने हमेशा की तरह इस बार भी बड़ा तफसीली तज्जिया किया है। ज्योति पांडे के गायन के साथ साथ उन्हें मुख्तलिफ ममालिक के मशहूर आमों के बारे में हमारी गुफ्तगू और ऑस्ट्रेलिया से वहां के आमों के बारे में डॉक्टर खालिद अली खान की रिपोर्ट भी बहुत पसंद आई है। कुमार राजेश का यह भी कहना है कि अगर दुनिया में कहीं जन्नत है तो वो आम के बागों में है। आमनामे के चौथे एपिसोड पर महेंद्र पाल त्यागी, राजेंद्र सिंह, सत्यप्रकाश कौशिक, माज खान, शशांक कुमार, शहनाज सिद्दीकी, सुशील झा, पूनम कौशल, मेराज उद्दीन अहमद, नदीम खान, रजनीश कुमार और मसरत खान ने भी तारीफी कमेंट्स लिखे हैं। मेहर आलम खान। आप हमसे राब्ता भी कायम कर सकते हैं post@cineinc.com post@cineinc.com। तो परवेज आलम को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज, नमस्कार, आदाब। आप ये पॉडकास्ट लंदन के मशहूर डिजिटल हब सिने इंक के माध्यम से सुन रहे हैं।
हम फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब के अलावा और दूसरे कई प्लेटफॉर्म्स पर भी मौजूद हैं। मुमकिन हो तो वेबसाइट पर भी तशरीफ लाइए cineink.com।